हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग केबीएस लाइब्रेरियन इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको केबीएस इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि केबीएस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार इंटरव्यू का जब आप रूप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम के, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उसका मिशन विजन या उसके बारे में अबाउट कह सकते हैं आपकी केबीएस संगठन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती है पहले के इंटरव्यू में, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले और वीडियो आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर केबीएस का आपने प्रिपरेशन किया है तो आपने देखा होगा कि जैसे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट थे, जैसे मैराथन कोर्स में थे, केबीएस में थे, टेस्ट सीरीज में थे, तो बहुतों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 162 तक बच्चे मार्क्स लेके आए हैं। 152 162 के बीच में भी बहुत सारे बच्चे हैं, 10-12, और बाकी सब 125 30 37 38 ऐसे मार्क्स लेके आए हैं बच्चे। तो आई होप उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने पहले भी कटअप बताया हुआ है कि 120 के अराउंड कटअप रह सकता है जर्नल का। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, सब कोई एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन हमें प्रिपरेशन आपका धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, 110 से ऊपर मार्क्स है तो आप, मतलब 110 मार्क्स से ऊपर है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बेसिकली आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें तैयार करेंगे कि कैटलॉगिंग क्या होता है, ओपेक क्या होता है, जो कि आपको इंटरव्यू में ऑब्वियसली पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लाइब्रेरी साइंस। तो आपको किसी भी एग्जाम में, आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें तो आपको फ़ायदा ही करेगा। और अबाउट केवीएस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि ये जीएस के पोर्शन के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि दूसरे एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केबीएस लाइब्रेरियन इंटरव्यू गाइडेंस के, मतलब एक तरह से ये है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें तैयारी करना चाहिए, या कुछ बातें हम लोग जानेंगे कि इसमें जाने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लीजिएगा। देखिए, क्या होता है कि आप केबीएस के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वो एक फॉर्म देते हैं, और उस फॉर्म को फिलअप करना होता है। और उस फॉर्म में ना आपके बारे में सारे डिटेल मेंशन होते हैं। तो सारे डिटेल मेंशन होने के कारण आपको मतलब कि इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता है। अपना नाम, क्वालिफिकेशन और कहाँ से आप आए हैं ये चीज़ बता दीजिए। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी में तो वो चीज़ बता दीजिए। या आपके पास कोई जो स्पेसिफिक नॉलेज है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं। ट्रेनिंग लिया हुआ है, या आप 1 ईयर का नेट के थ्रू आपने ट्रेनिंग किया हो, या किसी लाइब्रेरी में वर्क किया हो, या कोई इंटर्नशिप किया हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मतलब आपने इंटर्नशिप या ये चीज़ें वहाँ किया हुआ है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और देखिए, लैंग्वेज जो होगा, बाईलिंगुअल आप इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन प्रीफर जो है हिंदी, टोटली हिंदी मत प्रीफर कीजिएगा। जैसे इंग्लिश टर्म जरूर यूज कीजिएगा। मतलब कोशिश करिए, अभी से ही आदत बनाइए कि अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं तो साफ ऐसे मत बोलिए कि जैसे कि पूरा टोटल जो हिंदी होता है अपना, जैसे डिग्री है उसको इंग्लिश में ही बताने की कोशिश कीजिए। जैसे आप हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में किया हुआ है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स जो हुआ है, थोड़ा सा लगा कि हाँ, अब साहब आप शुद्ध हिंदी मत बोलने का कोशिश कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करने का। लेकिन अगर जिनका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू टाइमिंग क्या होता है, मतलब कितने देर का इंटरव्यू होता है। तो देखिए, मोस्टली जो इंटरव्यू देखा गया है 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, 20 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। ड्रेस कोड की बात करें तो देखिए, मेल जो कैंडिडेट है उनको फॉर्मल शर्ट पैंट और शूज पहनना होगा, फॉर्मल शूज ही पहनना होगा। जीन्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह ये सब नहीं चलेंगे। आपको फॉर्मल शर्ट पैंट सिलवाना होगा। और कोशिश कीजिए कि कंफर्ट हो जाइए, मतलब नया ड्रेस है ना, उसको एक बार पहन लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, फिर आयरन कर लीजिए तो पहनिए। क्योंकि क्या होता है साहब, नया नया ड्रेस ना पूरा क्रीचेज रहती है उसमें, और वो थोड़ा आपको भी अनकंफर्टेबल फील कराता है नया नया ड्रेस। क्योंकि कई बार देखा गया है ना कि जो एक साफ नए ड्रेस होते हैं ना, उसमें कैंडिडेट जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते सही से। फिर एक दो बार वो पहन लेते हैं, एक दो दिन, उसके बाद उसको साफ करके फिर से आयरन करके जाएंगे तो बेटर रहता है। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए साड़ी और सूट ड्रेस चूज कीजिए। और इसमें क्या कीजिएगा, भड़कीला कलर मत चूज कीजिएगा, जैसे पूरा रेड। ठीक है, मतलब थोड़ा सा
आपको ना ड्रेस चूज करने से पहले कुछ ना इंटरव्यू आपको देखना चाहिए आईएएस वगैरह का, मतलब कि जो कैंडिडेट जाते हैं इंटरव्यू देने तो उनका आप बहुत सारे देखे होंगे कि आपको ना दृष्टि आईएएस पे आप देख सकते हैं कि बहुत लोग दृष्टि आईएएस पे भी देखिएगा कि बहुत लड़कियां आके इंटरव्यू देती है, तो कैसे वो कलर चूज करती है अपने साड़ी का या सलवार सूट का, तो उसमें आप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के मतलब कलर वो चूज करते हैं। तो थोड़ा भड़कीला कलर से बहुत डिजाइनदार साड़ी वगैरह नहीं, सिंपल जाइएगा। उसके बाद आपको ना वहाँ पे जाइएगा तो एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा। इस बायोडाटा फॉर्म में ना आपका नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन, ये सब लिखना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज ये होता है कि उसमें ना दो ऑप्शन होते हैं, मतलब कि उसमें तो जो बायोडाटा फॉर्म मिलता है आपको, मतलब उसमें ना दो, आप सब चीज अच्छे से लिख देंगे लेकिन दो चीजों के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन उसमें होता है, राइट शॉर्ट नोट फॉर सुटेबिलिटी टू द लाइब्रेरियन पोस्ट, यानी लाइब्रेरियन पद के लिए उपयुक्तता के संक्षिप्त नोट लिखे, मतलब कि आप क्यों उपयुक्त हैं इस पद के लिए, आप ही क्यों राइट पर्सन है इस पद के लिए, इसके बारे में आपको लिखना होता है एक शॉर्ट नोट्स। और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना लिखें आप, मतलब 3-4 सेंटेंस में, 3 या 4 सेंटेंस में कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, जो बायोडेटा आप देंगे उसी से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे क्रिएट किए जाएंगे इंटरव्यू में। उसके बाद एक और उसमें क्वेश्चन होता है, राइट एनी स्पेशल अचीवमेंट। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्टी पैदा करता है, क्योंकि स्टूडेंट का कोई, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड अगर है, बहुत ऐसे बच्चों का जो कि पहले उन्होंने काम किया है कहीं पे या किसी फील्ड में भी वगैरह, तो वो चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा जो अपेयरिंग वगैरह में बच्चे हैं तो उसके लिए आपको ना, जैसे ये सुटेबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आप ऐसे मतलब लिख सकते हैं कि आपने कहीं इंटर्नशिप किया है या आप पहले लाइब्रेरी में वर्क करते थे, तो आपको लाइब्रेरी के सारे एक्टिविटीज एंड लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करना है वो सब चीज़ें आपको आती है। इस वजह से मैं एक राइट पर्सन हूँ, मतलब इसका सेंटेंस ऐसा शुरू कीजिएगा कि आई एम द, मतलब राइट पर्सन, या मतलब राइट कैंडिडेट या सुटेबल कैंडिडेट फॉर द लाइब्रेरियन पोस्ट बिकॉज, उसके बाद अपने क्वालिटीज लिखिएगा, 3-4 क्वालिटी लिखने की कोशिश कीजिएगा जो कि रिलेट करे आपको लाइब्रेरी फील्ड से, आपके एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उससे रिलेट करे, कि आपको मतलब कि आप कंप्यूटर जैसे आपको आते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत इजी चीज हो जाता है इसको लिखने की। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने 1 ईयर 2 ईयर कहीं पे बिताए हैं लाइब्रेरी में, तो उसका आप मतलब चीज़ें लिख सकते हैं। उसके अलावा वो लोग अचीवमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि हम जितना दिन उस लाइब्रेरी में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी था, उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला हो, उसको उन्होंने बहुत टाइम टू टाइम उस चीज़ों को अपडेट करते हुए अच्छा से उसका मतलब उसको किया हुआ हो, तो वो उसको अचीवमेंट के रूप में मानते हैं, या कुछ उनको एज अवार्ड वगैरह मिला हो तो वो उनके लिए रह जाएगा। लेकिन जो बच्चे पेयरिंग में हैं, मतलब अभी अभी लाइब्रेरी साइंस किए हैं या पहले से भी किए हुए हैं लेकिन उनका जॉब नहीं लगा है, वो अभी एक तरह से बेरोजगार है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत निगेटिव जैसा काम करे अगर आप बेरोजगार हैं तो। नहीं, अगर आप अच्छे से वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हाँ हमने मतलब कुहा सॉफ्टवेयर में मुझे मतलब आता है, या ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर हमको अच्छा से आता है, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हमको लाइब्रेरी का फंक्शनलिटी पता है, कि मतलब कि वहाँ पे आप लिखेंगे कि सुटेबिलिटी में कि हमको लाइब्रेरी का फंक्शन पता है। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पे कि अगर आपके आसपास जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहाँ पे थोड़ा कुछ दिन विजिट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि सर मुझे थोड़ा लाइब्रेरी का एक्सेस कर दीजिए, कि मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, या आप जाइए लाइब्रेरी में पूछ लीजिए कैसे सर्कुलेशन सेक्शन पे काम होता है, कौन कौन से मैगजीन आते हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी, या कौन कौन पब्लिकेशन है जो ऐसा मैगजीन पब्लिश करता है। ये सब चीज़ें आप जान जाइए थोड़ा अपने आसपास पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर। डे टू डे क्या एक्टिविटी होती है लाइब्रेरी के अंदर, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, इससे क्या होगा, आपको डे टू डे वाले जो लाइब्रेरी का एक्टिविटी है वो जान जाएंगे, तो वो सब लिख देंगे कि आपको मतलब लाइब्रेरी का फंक्शनलिटी, लाइब्रेरी कैसे रन करती है, ये सब पता है। इसकी वजह से मैं ये सुटेबल हूँ इस पोस्ट के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। स्पेशल अचीवमेंट में आप, अगर आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप मतलब स्टडी के दौरान आपका कोई अचीवमेंट हो वो भी आप लिख सकते हैं, या लाइब्रेरी पे कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया हो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, या ट्रेनिंग किया है आपने वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना ही होगा। सूटेबिलिटी में भी आप ये भी लिख सकते हैं कि आप मतलब कि अपने टास्क के प्रति डेडिकेट रहते हैं, आप टाइम टू मतलब टाइम के अंदर अपना जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उसको आप निभा सकते हैं। वैसे पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ जो बेरोजगार हैं टोटली, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जिनके पास एक्सपीरियंस अगर है वो तो बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं अपने जॉब से रिगार्डिंग। देखिए, आप कोशिश कीजिए कि आप झूठ ना बोलें। अगर आप झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में तो आप ऐसे सफाई से झूठ बोलें कि उसको क्रॉस क्वेश्चन उस पर किया जाए तो आप उस क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहें, वो क्वेश्चन को आप तैयार रखें। क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में एक आपको साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ज़्यादातर औरतें होती हैं मतलब लेडीज होती हैं, या आपको जेंट्स भी हो सकते हैं जो आपके हाव भाव को वो लोग पढ़ते हैं कि आपको बैठने का तरीका क्या है, आपका आंसर करने का क्या तरीका है, आपका एक्टिविटी क्या है, और आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई किसी बात को लेकर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरा स्टडी कर लीजिए, तो वहाँ पे बोलिए ताकि उससे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएं तो आपका झूठ ना पकड़ा जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मतलब हॉबी भी पूछा जाता है। अब आपको हॉबी ज़्यादा स्टूडेंट के पास, बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट से मैंने सुना है कि हॉबी क्या बताएं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हम लोग तो दिन भर पढ़ते हैं, ना खेल खेलते हैं ना ही कुछ। तो फिर उसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि मुझे ना चेस खेलना पसंद है, तो चेस के ना चाल भी आप याद कर लीजिए कि ये चलता है तो उसके बाद क्या कौन सी चाल चलनी होती है। तो कुछ ऐसे मतलब चीज़ें याद कर लीजिए, उसके कितने मतलब बॉक्स होते हैं, कौन कौन से उसमें गोटी होती है, जो मतलब कि जो भी सिपाही हाथी घोड़े जो भी होते हैं, तो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से अगर आपने कोई हॉबी भी बना रहे हैं तो उससे रिलेट आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। किसी दोस्त को बैठाइए जो चेस खेलता है, उससे सारे रूल सीख लीजिए, चेस कैसे खेला जाता है उसे खेल लीजिए 2-4 बार। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपको आप चेस में ठीक हो गए। अब ठीक हो गए तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं। तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि झूठ बोलिए तो उस चीज़ को आप निभा जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर पे काम करना मतलब आता है, मान लीजिए आपको, आपने बोला आपने कभी लाइब्रेरी में कोई काम ही नहीं किया है सॉफ्टवेयर पे, लेकिन आपको पता है ई ग्रंथालय मतलब कि जो केबीएस के स्कूल होते हैं उसमें ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो कि ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर को एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर न्यू दिल्ली ने बनाया हुआ है। तो ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आपने कभी काम नहीं किया, लेकिन बोलिए कि हाँ मैंने कॉलेज में अपने ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग मतलब हो रहे थे जैसे पीरियड में, तो मैंने वो चीज़ सीखा, ये मेरा अचीवमेंट है, मुझे खुशी होती है। तो अब ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के बारे में ए टू जेड जान जाइए, मतलब कि ई ग्रंथालय कैसे वर्क करता है, कैसे चलाना है, उसके सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। कहीं पे आसपास किसी स्कूल में ई ग्रंथालय है वहाँ जाके आप सीखिए, चाहे जैसा भी हो, तो आपको ई ग्रंथालय में माहिर हो जाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप उस चीज़ को बता रहे हैं तो वो चीज़ को आप वैसा कर लीजिए ताकि आपको उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो। देखिए, इंटरव्यू पैनल की बात करें तो उसमें ना 4 से 6 मेंबर होते हैं इंटरव्यू पैनल में। मोस्टली 4 से 6 मतलब रहेंगे ही लाइब्रेरी के लिए इंटरव्यू पैनल में। एक तो आपको साइकोलॉजिस्ट 100% रहेंगे, 2 गो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहने का उम्मीद है, एक प्रिंसिपल होते हैं जैसे, या एक एक या 2 कमिश्नर असिस्टेंट लेवल के पर्सन होते हैं। तो काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, और उनका मतलब मकसद होता है स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, आपको डराना नहीं होता है। तो आपको नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका बायोडाटा है उसी से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको आने वाले समय में और आपको मैं बताऊंगा कि लाइब्रेरी साइंस में कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस जैसे लाइब्रेरी साइंस में व्हाट इज अ कैटलॉग, व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छे लाइब्रेरी में आप कैसे मतलब आप एक अच्छा कैसे मतलब आप एक लाइब्रेरी को अच्छा बना सकते हैं, या एक अच्छे लाइब्रेरी के क्या गुण हो सकते हैं, यानी कि क्या मेरिट हो सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कितने अवेयर हैं इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से, या आप लाइब्रेरी के बारे में आप कुछ सोचते भी हैं कि सिर्फ रट के आप पास हो गए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आने वाले समय में इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करें ये तो आपको कुछ जनरल मैंने चीज़ें आपको बताई, आने वाले समय में मैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके केवीएस संगठन के बारे में पढ़ा देता हूँ कि केवीएस संगठन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकते हैं।
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केवीएस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये मतलब साबित करता है कि कितने आप इस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानने का मकसद होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप बस पास कर गए, सीरियस नहीं है इस पोस्ट के लिए, चले गए। तो इसी वजह से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए केवीएस के बारे में। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय केवीएस का फुल फॉर्म ही याद रखिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है। ये रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ये रजिस्टर किया गया है, और एक तरह का ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है केवीएस। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी कहने का मतलब है कि ये जो है मतलब कि ये इंडिविजुअल्स जो भी केवीएस स्कूल है उनके पास ये पावर है डे टू डे अपने वर्क करने के लिए, लेकिन इनका जो निर्णय होगा, ये इनका फाइनेंसिंग होगा या इनमें हायर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होगा, वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद बात करते हैं इसके चेयरमैन। तो देखिए, चेयरमैन केवीएस के जो हैं अभी तो श्री धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और कमिश्नर इसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है केवीएस का। तो कमिश्नर जो होंगे ये लेडीज हैं अभी, मिस निधि पांडे, ये आईआईएस हैं। तो यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं, एक कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर सबसे हेड होते हैं केवीएस के। तो ये हैं मिस्टर निधि पांडे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केवीएस के कमिश्नर अभी कौन है। हो सकता है इंटरव्यू के समय बदल जाए, तो उस समय आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। इनका वेबसाइट है kvssangathan.in, और ओल्ड नेम इसको सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको कहीं कहीं अभी सेंट्रल स्कूल कहा जाता है, लेकिन अब इसको केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में ही जाना जाता है। और ये पब्लिक है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट है, और को एजुकेशनल है। को एजुकेशनल कहने का मतलब है इसमें बॉयज एंड गर्ल दोनों साथ में पढ़ते हैं। और इसके बाद मोटो इनका याद रखिएगा। मोटो है तत्त्वभूषणम अपावृणु, ये आप याद रखिएगा। और मीनिंग है वो सन प्लीजर अनकवर्ड दैट, आप याद कर लीजिएगा। और इसका ना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये 15 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 इंडस्ट्रियल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली में है। इसका एनुअल बजट आप ध्यान रखिएगा, 22-23 का जो एनुअल बजट है वो 7,650 करोड़ इसको अलॉट किए गए हैं। और इसका जो बोर्ड है वो सीबीएसई से है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और अथॉरिटी जो है मेन इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये बजट भी आप ध्यान रखिएगा। और टोटल जो केंद्रीय विद्यालय हैं देश में, ये 1252 हैं। और 3 जो स्कूल हैं ये फॉरेन में है। एक रसिया मॉस्को में है, दूसरा तेहरान यानी ईरान में है, और तीसरा काठमांडू यानी नेपाल में है। टोटल स्टूडेंट आपको नहीं पूछा जाएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन आप याद करना चाहें तो अगर याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। टोटल 14,28,619 स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ जो कंप्यूटर अवेलेबल हैं वो 79,553 है। टोटल एम्प्लॉय आपका 43,000 अप्रॉक्स हैं, 43,888। नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, 25 रीजन का नाम दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है याद करने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाए कितने रीजन है केवीएस स्कूल के, तो 25 है। और जीआईईटी एक सेंटर होते हैं, वो टोटल 5 है। यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे टीचर का ट्रेनिंग होता है तो इसके जीट में दी जाती है। तो ZIET जो है वो स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर रेशियो 18:1 है, मैंने हर 18 स्टूडेंट पर एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया हुआ है केवीएस स्कूल में। मिशन और विजन भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि केवीएस का क्या मिशन है या क्या विजन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो केवीएस का मिशन है वो केवीएस बिलीव इन द इम्पार्टिंग नॉलेज, वैल्यू एंड द नर्सरिंग द टैलेंट, इंथुजियाज्म एंड क्रिएटिव ऑफ इट्स स्टूडेंट फॉर सीकिंग एक्सलेंस थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशनल इन द वर्ल्ड। तो ये आप याद रखिएगा। हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में भी, मतलब जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में अपना ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे ना जो लोग ग्रुप में है ना व्हाट्सएप के, उनको तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जो नहीं है वो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको शेयर कर दूंगा वीडियो ये 10 मिनट के अंदर, जैसे अपलोड होगा 10 मिनट के अंदर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। मिशन जो है
वो मिशन है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप मतलब नॉर्मल है, बस ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा, ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा। साइलेंट फीचर के बारे में उतना मत पढ़िएगा, बस एक बार रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या उसका मतलब फीचर है। जैसे बाइलिंगुअल मीडियम में पढ़ाई होती है, जैसे ऑल केंद्रीय विद्यालय अफिलिएटेड टू द सेंट्रल, मतलब कहीं पूछा जाए कि किससे अफिलिएटेड है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी सीबीएसई से है। ऑल केंद्रीय विद्यालय को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल, संस्कृत इन टॉट फ्रॉम द क्लास 6 8, मतलब कि संस्कृत की पढ़ाई होती है उस तरह से, हाई क्वालिटी टीचिंग वगैरह ये सब है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप देखिए, सबसे हेड जो होते हैं केवीएस में वो कमिश्नर होते हैं, और कमिश्नर के बाद होते हैं एडिशनल कमिश्नर जो कि वैकेंट है। 2 एडिशनल कमिश्नर होंगे, 1 कमिश्नर होंगे। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर के अंदर 2 चीज़ आती है, एक जूनियर कमिश्नर एकेडमिक 2 हैं, और फिर एक आते हैं इसमें भी एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। एडिशनल कमिश्नर में 2 हैं, एक एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक और ये है एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 4 लोग होते हैं, एक जेटी करके कमिश्नर एडिशनल हैं, एडिशनल 2, एडिशनल 3, एडिशनल, एक फाइनेंस है, एक पर्सनल है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, 2 लोग। और फिर कमिश्नर के अंदर 2 लोग होते हैं, ओएसडी यानी डिफेंस के लिए एक सुप्रिटेंडेंटिंग इंजीनियर होते हैं जो कि अनुज बीज हैं। तो इनके सबके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कमिश्नर सिर्फ याद रखिएगा, सबके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडिशनल कमिश्नर एकेडमी का, एडिशनल कमिश्नर एक एडमिनिस्ट्रेशन का पद उस समय तक कोई आ जाता है तो उनका नाम याद रख सकते हैं, नीचे वाले याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आपको और कौन कौन से रेफरेंसेस को फॉलो करने हैं, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस आपको लेने हैं और उसको पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा। जैसे सीबीएसई का गाइडलाइन आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे सीबीएसई के जो लाइब्रेरी के लिए गाइडलाइन है उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ने होंगे। लाइब्रेरी कमेटी एंड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने होगा, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं ये भी आपको पढ़ने होंगे, कि प्रिंसिपल होते हैं हर मतलब कि जैसे आर्ट्स सेक्शन से एक लोग होते हैं, एक साइंस सेक्टर से लोग होते हैं, लाइब्रेरियन होता है, 3 स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि जैसे 8 9 11 के स्टूडेंट होते हैं, 12 और 10 के नहीं होते हैं लाइब्रेरी कमेटी में। तो ये कमेटी भी के बारे में पढ़ना होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि कमेटी में कौन कौन सा लोग होते हैं, लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है, इस सब टाइप से। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीबीएसई का जो ये है लाइब्रेरी गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ई ग्रंथालय आप मतलब पढ़ सकते हैं, अगर कहीं से उपाय करके आप सीख सकते हैं तो आप सीख लीजिएगा। 10 दिन का बात है, 10 दिन 8 दिन में वो सीख जाते हैं बच्चे। उसका फ़ायदा ये होगा ना कि वो जो अचीवमेंट है या आपका जो आप क्यों सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए, उसका जवाब देने में आपको ईजी रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मुझे लाइब्रेरी का फंक्शनलिटी आती है, मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, इसलिए मैं सूटेबल हूँ। वो कहना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा बना देगा, मतलब आपके इंटरव्यू को अच्छा ले जाएगा अगर पूछ लिया जाए तो। उसके बाद और भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल लाइब्रेरी के बारे में ही पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी को आप कैसे मैनेज करेंगे, या अच्छी लाइब्रेरी का क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बुक परचेज में आप क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे लाइब्रेरी के अंदर, ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।